अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू 1 के ऊपर वो बिल्डिंग है, एक 2 टावर, बड़ा आपको याद है कि जब अपने आखिरी दिनों में साकिब निसार साहब, इजाजुल एहसन और फैसल अरब साबिक जजेस जो हैं उन्होंने उसका एक हुक्म लिखवाया था और उसके तहत रकम जो थी 17 अरब रुपए तय हुई थी और फिर उसके बाद जो है वो मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। लेकिन आज फिर वो दोबारा अचानक से मुकदमा लगा था। इसके अलावा जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एंड ऑर्डर्स रिव्यू एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के ख़िलाफ़ भी समाअत जारी रही। और आज देखा जाए तो बाद नज़र में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर जुरिस्डिक्शन बढ़ानी है तो वो आइन में तरमीम के बगैर कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस पर बात करते हैं। तो नासिर साहब, हाँ, सबसे एक बड़ी और अहम बात तो ये है कि अब एक और रेफरेंस की बाज़गश जो है वो, या एक शिकायत जो है वो उसकी सुनी जा रही है और वो शिकायत हाई कोर्ट के किस जज के ख़िलाफ़ है उस पर भी बात करेंगे। और वो जज साहब के हवाले से गुज़िश्ता कुछ दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये क्या सिलसिला है। तो नासिर साहब, पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके हवाले से जो है वो एक शिकायत बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई भी है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी गई है। तो उस शिकायत में जो है वो कुछ इल्ज़ामात इस तरह के धरे गए हैं कि जो प्रॉपर्टी की मालियत है वो नकवी मोहसिन कियानी साहब उन्होंने वो अंडर वैल्यू की हुई है। फिर उनकी फ़ैमिली के बैरून मुल्क जो ट्रिप्स हैं उसके हवाले से है। फिर उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि शायद कुछ मखसूस वकला के मुकदमात उनके पास ही लगा करते थे। तो ये क्या रेफरेंस है, क्या इसमें किस किस्म के इल्ज़ामात हैं? क़य्यूम साहब शुक्रिया। पहले तो ये कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट पे कंप्लेंट। एक तो ये हमारे जजेस, अगर इस तरह की बात है वो एहतियात करनी चाहिए जब आप जज बन जाएं, तो इस तरह कंडक्ट नहीं होना चाहिए कि लगे जैसे किसी को शिकायत का मौका मिले। दूसरा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो है कि 5 करोड़ की उन्होंने मालियत की, उन्होंने एसेट्स ज़ाहिर किए हैं, लेकिन 187 करोड़ के करीब उनके पास एसेट्स हैं जो उन्होंने 187 करोड़ की है, मतलब वो उन्होंने छुपाई है। बेसिकली मिसकंडक्ट है। उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट का 4 है और 6 वो ये कह रहे हैं कि वायलेशन है, जिसमें यह है कि जजेस को जो है अपने किसी किस्म का भी हेयरिंग के दौरान या मतलब अपने कंडक्ट में ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि उस अपने फिनेंशियल बिजनेसेस या जो भी है अपनी जो बिजनेस, एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनके एसेट्स हैं और फिर उस हवाले से तो उस सिलसिले में उसको फॉलो ना करें, या और दूसरी बात है कि अपना इंटरेस्ट ना आने दें। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने की बात है बेसिकली। लेकिन उन पे इल्ज़ामात यही हैं कि वो अपने उन वकीलों को जो उनके चैम्बर के हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी शायद रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जी हाँ, बिल्कुल, तो उस हवाले से भी बड़े एक्टिव थे। तो उस ज़माने के दोस्तों को और मतलब ये कहने का मतलब है वो अनड्यू फेवर दे रहे, एलिगेशन है ये। हमारे पास का भी फ़िलहाल सबूत नहीं है, लेकिन ये एलिगेशन है कि अनड्यू फेवर दे रहे हैं। तो ये इस तरह की ज़्यादातर बातें हैं। और फिर तकरीबन 64 मिलियन 6 करोड़ के करीब इनके इंटरनेशनल विजिट्स का है, जो उस पर यह लिखा हुआ है कि एक जज इतनी बड़ी ख़तीर रकम अब सिर्फ ट्रैवलिंग में नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि वो उसमें USA, लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ नाज़िर साहब कि कितने अरसे के अंदर गए, कितने ट्रिप्स से, ये कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन USA, UK, थाईलैंड और दूसरे ममालिक के विजिट्स हैं फैमिली समेत। तो ये तो अच्छी बात है कि फैमिली के साथ गए हैं, अकेले नहीं गए। साहब, ये रेफरेंस कंप्लेन उस वक्त क्यों याद आती है? कोई जज का फैसला कोई ऐसा जो, जैसे काजी फैसल ने फैज़ाबाद धरना दिया तो उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया, जैसे मज़ाहिर साहब दूसरी साइड पे हो गए तो रेफरेंस धड़ाधड़ शुरू हो गए कंप्लेनें। नहीं, जैसे काजी फैसल के खिलाफ तो बाकायदा हुकूमत ने, आपके इमरान खान साहब ने, आपके फरोग नसीम साहब और अपने जो हैं वो सारे
उन्होंने मिलके और फिर सदर के जरिए से रेफरेंस आया था, हाँ, वो सदर। उसकी इंटेंसिटी में और ये एक वही किसी डोगर कौन थे? एक पर्सनल वही डोगर कौन थे? एक किसी पर्सनल सतह के ऊपर नहीं, किसी वकील ने वही डोगर कौन भिजवाया, थे? उसमें फर्क है वही यार। डोगर कौन थे? कौन थे? वही डोगर जिनको कहा जाता था प्रॉक्सी है। छोड़ दें यार इन बातों को। कयूम साहब, टिरियान केस का मामला है, जब कोई ऐसे फैसले आते हैं तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कंप्लेन। और मेरा ख्याल है कि जिसकी जो बंदा रहायशी जदी पुश्ती इस्लामाबाद का हो, उसकी उसके लिए 4-5 करोड़ रुपए कोई नहीं चीज़, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी बड़ी महंगी, और इन्होंने इनका तो ये 7 गाँव है, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए की इनकी ज़मीनें हैं जो इधर अपने ही मेलपुर में और इस साइड पे। तो मेरा ख्याल है कि वो तो चलें, चीज़ें सामने मज़ीद आएंगी, अभी हम एग्जोनरेट भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाज़ेह है कि 2014 से हैं जस्टिस मोहसिन कियानी। अब क्या वजह हुई कि पहले कुछ और भी एक चीज़ हुई कि एक तो मामलात आए, फिर वो जब रेफरेंस वेबसाइट पे आया, उसके बाद वो यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट में यही सब्र की तलकीन मेरा ख्याल की गई है। तो बेहतर ये है कि फिर उसके बाद जो है उन्होंने कोई रिमार्क अच्छा, दिए, ये तो फिर हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि वो जो रेफरेंस है उसके साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस की तरफ से भी एक लेटर है जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस के नाम पे लिखा गया, वो भी अटैच्ड है। तो लोअर जुडिशरी को उनसे क्या मसला हो सकता है? ग्रुपिंग होती है, इस तरह आप देखें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके खिलाफ नहीं है लोअर जुडिशरी, जजों को ग्रुपिंग का बनना इफ्तिखार चाहिए। जोई साहब का नहीं था, इफ्तिखार जोई साहब के मनपसंद वकील नहीं थे, ग्रुपिंग का अनवर रईस जमाली साहब के नहीं थे। करनी चाहिए उन्हें। मुझे ये बताएं, करनी सिवाय चाहिए, मुझे एक बात बताएं, साकिब निसार साहब के नहीं थे, करनी चाहिए उन्हें। नहीं तो मैं कह रहा हूँ फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? सिवाय आसिफ सईद खोसा के खिलाफ उसका फेवरेट कोई वकील नहीं था। मुझे बताएं, सबके नहीं थे फेवरेट वकील। ओहो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये क्या ये जस्टिफाई करता है इस चीज़ को कि हाँ इस तरह से जैसे कि इल्ज़ाम है कि उनके मुकदमात अपने पास लगा के और सुना जाए और रिलीफ दिया जाए, उसके अंदर तो नाम भी लिखे हुए हैं किस किस वकील का कहाँ कहाँ लगता है यार। देखें, उस वक्त नहीं कहा गया कि किन फॉर्म से वकील हायर किए गए इफ्तिखार जोई साहब के दौर में, आपको नहीं पता सारा कौन कौन है? मतलब मैं इस बात को कुछ कह रहा देखिए, हूँ, मुझे ये समझाएं कि ये अगर गलत काम एक ट्रेंड बन गया तो उसको हम जस्टिफाई कर दें। ये जस्टिफाई है, मुझे ये बताएं। मैं तो उससे कर ही नहीं रहा ना। मेरा ख्याल है कि अगर ये बातें हैं कि उनके चैम्बर को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का नाम भी है अब बीच में, ठीक है, ये चीज़ें आप देखें, फिर अब ये मामलात का बिल्कुल प्रोब होना चाहिए कि अगर इस तरह का मामला है, और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे कई शिकायत भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो एडमन जज थे, लेकिन ये चीज़ें अब क्यों आई हैं सामने, ये ज़रा नासिर साहब से पूछें। नासिर साहब से क्यों पूछें भाई? नासिर साहब से क्यों पूछें? लेकिन आप बताएं ना, लेकिन आप बताएं ना, लेना बंट क्यों? लेकिन कयूम साहब, एक बात तो है कि अगर ये ट्रेंड चल पड़ा तो फिर आपको पता है जज वैसे भी जो अच्छे लॉयर हैं वो जज बनना नहीं चाहते, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो अच्छा कमा रहे हैं, उनकी ठीक ठाक मतलब प्रैक्टिस है, उनकी पोजीशन है, उनकी एक रिस्पेक्ट है। अगर ये ट्रेंड चल पड़ा तो अच्छे वकील वैसे ही नहीं जज बनना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहता। देखें, ये कोई कंप्लेन कोई छोटी बात नहीं है, जब एक दफ़ा उंगली उठ जाए ना तो उनके आपस में जो जजेस हैं आपस में वो बात थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ऑल्दो वो कोई बात एक दूसरे से ना क्या करें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी कोई जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है? नहीं, देखें, इस तरह की बातें तो हैं ना, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग आए थे, कुछ जजेस मिले थे, मुलाकात हुई थी। देखें, पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, ये बिल्कुल आप छोड़ दें कि हर जगह कोई जन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बंदा पता लगा क्यों आए थे मिलने? वो बता रहे हैं नहीं, वो तो बज़ाहिर वो लग रहा है कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा फिर प्रेस रिलीज जारी की थी कि जी जिस तरीके से आर्डर वेबसाइट पे लगा है, उन्होंने कहा जी कि मैं ये मामला दोबारा इसको आर्डर जो है वो इस पर, मतलब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और दूसरे कौन से एक और जज साहब थे, उन दोनों ने अपना, हाँ, अरबाब जहांगीर ताहिर जो है, और उन्होंने अपना एक जारी कर दिया था, और फिर वो भी एक फटा वो टेरियन जेट खान वाले फैसले के हवाले से था। देखें, बाकी ये फेवरेट वकील, ये अभी बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि ये जजेस के जो बच्चे हैं ये उस जो सूबे में वो प्रैक्टिस ना करें। वजह क्या है? क्योंकि बड़े बड़े ब्रीफ मिलते हैं और बड़े बड़े पैसे कमाए यानी उनको मिलते हैं। इस तरह बाहर के जो कौंसल के जो या बार एसोसिएशन के जो सरकर्दा लोग हैं, बहुत से लोग इलेक्शन जीतने ही तब हैं और उसके बाद उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तो वकला, या तो ये है कि ये तो फिर पूरा आप सिरे से इस पूरे रिफॉर्म लाएं, वकीलों की फ़ीसों से ले के
बाकी और जो चीज़ें हैं कि जी ये जो फैमिली के मैटर जो प्रैक्टिस करना, बार एसोसिएशन का जो सदर है वो 1 साल फिर वो प्रैक्टिस छोड़ दे, कोई प्रो बोनो पेश हो अदरवाइज़ ना हो, ये सारी फिर चीज़ें करें ना, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। देखें बात में भी अभी इसमें जो ये कंप्लेन अभी में भी फाइल भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं पता। आपको पता है कि फाइल हुई है? मतलब वो एक शख्स ने भिजवाई है। प्रैक्टिस मोर लग रही है इसमें बेसिकली होता क्या है, वो पोस्ट ऑफिस में जाके उसको कर देते हैं और फिर मीडिया को भेज देते हैं। मीडिया को भेज देते हैं कि जी वो कंप्लेन फाइल हो गई है। अच्छा नाज़िर साहब, ये शराए दस्तूर 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 आपको पता है ना कि ये नीचे चलता हुआ आया और यहाँ पे आके सेटल हुआ। इस हवाले से कहा तो बहुत कुछ जाता है। मैं एक अहम शख्सियत जो इस सारे मामले से रही थी, नाज़िर साहब गुज़िश्ता दिनों मेरी उससे मुलाकात हुई। वो तो जो बातें मुझे बता रहे थे मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ। साकिब निसार साहब के हवाले से कुछ सौदे और अधूरे रह गए हैं, पता है आपको? देखिए यही तो अनफॉर्चुनेट बात है कि कभी कुछ डिटेल जजमेंट नहीं आई, डिटेल जजमेंट भी नहीं आई। वैध केस है जिसका रिव्यू आज इन्फ्रक्चुअस हो गया, डिटेल जजमेंट नहीं है। मैं कहता हूँ दिस इज अ क्लासिक केस। रिटायर्ड जज साकिब साहब की के हवाले से पूछना तो चाहिए कि डिटेल जजमेंट और इतनी आखिर में, और ये खैर जो बाद में 2 जजेस थे ये देखे ना यार, वैसे कमाल नहीं किया आज अली ज़फ़र साहब खड़े होके चीफ जस्टिस को कह रहे थे ना साहब। एक तो हैरत की बात ये है कि चीफ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से वो बेंच था, ठीक है, और ये वो जजमेंट है जिसके अंदर मेरा शॉर्ट ऑर्डर है और उसके अलावा कुछ नहीं है। उस शॉर्ट ऑर्डर की कभी रीजनिंग नहीं आई है। लेकिन आज रिव्यू दाखिल किया गया, और रिव्यू किस नुक्ते पे दाखिल किया गया कि जनाब ये 17 अरब रुपए बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, ये रकम कम कर दी जाए। और फिर आपको पता है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पैसों के मामला से भाई मैं तो दूर रहता हूँ, मैं इनमें नहीं पढ़ता हूँ। नहीं, उसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी ना कि चीफ जस्टिस ने ऑप्शन दी अली ज़फ़र साहब को, जो कि जो उस कंपनी के BNM या BNP के हैं वकील, उनको ये ऑप्शन दी कि या तो पहले तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमें कुछ टाइम दें सोचने का, लेकिन फिर चीफ जस्टिस ने कहा टाइम नहीं मिलेगा, ये बताएं कि हम इन्फ्रक्चुअस करके इसको डिसमिस करें या विड्रॉ कर रहे हैं। तो अली ज़फ़र साहब ने थोड़ा सा टाइम लिया सोचने में, फिर कहने लगे, फिर इस तरह किया। उसके बाद उन्होंने कहा आप इसको इन्फ्रक्चुअस ही डिक्लेयर कर दें, मैं विड्रॉ नहीं करता। तो उन्होंने फिर इन्फ्रक्चुअस करके, और फिर इसमें जस्टिस आयशा जो है उन्होंने कहा हमारे पास किसी किस्म का केस नहीं, या आपका केस ही इन्फ्रक्चुअस है, और क्योंकि आप नीचे जा चुके हैं इसके हवाले से। जा चुके हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कमिटमेंट देने के बाद आपने 15 अरब रुपए 17 अरब रुपए 8 साल के अंदर देने की कमिटमेंट की थी, और ये उसके बाद ये हुआ था। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी पॉइंट आउट किया, उसने कहा आपने कमिटमेंट क्यों नहीं पूरी की है। नासिर साहब वो CDA के कागजों में एक कागज़ लगा हुआ था, पता नहीं शायद कोई जस्टिस एजाजुल एहसन साहब लीगल एडवाइज़र भी रहे इसके, है ना? वो लीगल एडवाइज़र हैं। अब यही कहेंगे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उनको नहीं सुनना चाहिए था, और मेरा भी यही ख्याल है कि नहीं सुनना चाहिए। लेकिन मेरा और एक ऐसा यही एलिगेशन इसमें भी है, हाँ। जो रेफरेंस फाइल हुआ है तो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से। हाँ। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इस तरह की चीज़ें को ख्याल भी रखना चाहिए। खाम खा कर लोगों को क्यों मौका मिले कि वो आप पे उंगली उठाएं। लेकिन नासिर साहब ये अचानक से लगना, ठीक है, और लग के इसको इस तरह से कहना रिव्यू इन्फ्रक्चस हो गया। तो अब ये एक और चीज़ आ गई है। तो डॉन में स्टोरी दी थी कि आज ये स्टोरी ये लगेगा केस। नहीं पता है, हमें भी पता है नाज़िर साहब, भी पता सी कि ये लग रहा है, लेकिन हर चीज़ की वजह होती है। नकीम साहब ये बताएं क्या अधूरे रह गए, जरा इसकी थोड़ी सी बताएं। आप पूरी हमसे पूछ लेते हैं खबर, आप भी जो खबर हो तो बता दिया करें यार। अभी तो कंटेम्प्ट नहीं, सौदा अधूरा कब रह जाता है? नहीं ये क्या मामला यार, ये बड़ा अफसोसनाक। तो जब हो सकता है कि नासिर मैं एक प्लाट ख़रीदने जाऊँ, मुझे उस प्लाट का मैं सौदा कर लूँ, और फिर उस सौदे के अंदर जो है मैं पेमेंट ना करूँ, तो वो सौदा अधूरा ही रह जाता है ना। नहीं, लेकिन अगर आपने उसमें बयाना दे दिया है तो बयानिया देते वक्त तो आपको 100 दफ़ा सोचना पड़ता है ना कि मैं ये ले रहा हूँ। लेकिन अगर कोई चीट कर जाए बाज, नहीं, बयानिया देने वाला या बयानिया लेने वाला, कोई भी 2 पार्टियों में से कोई एक जो है, मुझे लग रहा है कि बयानिया देने वाला। यार वैसे हद हो गई है। हर ये जो डीलें हुई ना पैसों की, चाहे वो 450 अरब रुपए वो बल्दिया वाला मतलब रियाज वाला केस, वैसे ये बताएं वो 3 साल से केस क्यों नहीं लग रहा? उसमें तो वो ये था कि जी एक रिटायर जज होगा और वो
सिंध से होगा और फलां होगा और वो जो है वो उस जो बैरियर का पैसा है वो वहाँ वो बल्कि मेयर होगा पूरा कराची का। हाँ, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च होगा वो केस मामलात ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद रुक गए हैं वो। हाँ। नस्ला टावर वो सारी चीज़ें माल पानी ख़त्म, क्या वो किधर गया वो रिटायर जज? और वो पता नहीं है, लगता है कोई सितंबर के बाद चीज़ें खुलेंगी बहुत सारी। कयूम साहब देखें ना, ये अगर बहुत आपने खौफनाक पैसे ही चीज़ है। कमाना है तो फिर आप क्यों बने जज? आप तो अच्छा कमा रहे थे अगर वकील थे। देखें कि वकील कितने फीसें लेते हैं। हमारे कई दोस्त हैं जो करोड़ों नासिर रुपए। साहब, एक प्रेस्टीज होती है, आप प्रेस्टीज जज होती बनते है। हैं, बड़ा एक ऑनरेबल ओहदा है, लेकिन ये है कि जजेस के हवाले से ये नहीं कुछ होना बात कर चाहिए। दी है, ये केस लग जाएगा, क्या? ये केस लग जाएगा अब, अच्छा, ये सितंबर से पहले लगेगा। अब बहुत सारे केसेस हैं जो ठगाठक जल्दी लगेंगे। जल्दी लगने हैं, सितंबर से पहले वाइंड हाँ। अप किए जा रहे हैं चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले वाइंड अप करो देखिए बस बैकलॉग खत्म। खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं ये बिल्कुल, बैकलॉग तो जिस किस्म का भी हो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, केस लगे, डिसाइड हो। हाँ वो कानून का कह रहे हैं कि कानून आ गया है, हालांकि वो कानून तो स्टे है हाँ उसके बाद लोग, लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं है। अच्छा, आज ये बात भी हुई कि ये रिव्यू है, कानून है, लार्जर बेंच बना है, हाँ। वो भी नहीं था। लेकिन देखिए ना इसमें नासिर साहब, अटॉर्नी जनरल साहब का एक पॉइंट तो अच्छा है, वो ये बेसिकली आप जो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट, ग्रैंड हयात के रिव्यू की बात कर रहे हैं, हाँ ग्रैंड, अच्छा मैं उधर चला गया। उसमें लार्जर बेंच क्यों नहीं बना? हाँ नासिर साहब, ये बताए ना, तो अभी तो लॉ वो भी वन नहीं, लेकिन वो नीचे से आया था ना, हाई कोर्ट से आया था फैसला, और 185 एपलेट जुरिस्डिक्शन में। देखिए यही हाँ, तो वो आज- अपील में आके मामला तय हुए थे। यही तो हाँ। मुनीब अख्तर साहब ने आज यही तो ऑब्जर्वेशन दी है। हाँ। उन्होंने कहा आपने तो एक क्लास क्रिएट कर दी है कि जो अपील से आएगा उसमें वो लागू नहीं होगा ये लॉ, लेकिन जो 184(3) पे होगा वो उस पर ये लागू होगा। लेकिन इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जो 184(3) है ये फर्स्ट इंस्टेंस का केस होता है और इसमें सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द लॉ नहीं देखा जाता, कई दफ़ा आप इसमें फैक्ट्स भी देखते हैं, केस के केस के फैक्ट्स भी देखते हैं। तो लेकिन जब आप केस के फैक्ट्स देखते हैं तो फिर ये केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो जाता है, तो इसलिए इसको अपील देना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में बेसिक मकसद इस लॉ का यही है। और बेसिकली उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ रिव्यू कैसे जुरिस्डिक्शन कैसे एवॉल्व हुई वो उस पर ज़्यादा टाइम लिया, वो उसमें इंडिया के केस लॉज वो पढ़ते रहे। जाहिर है वो अपना रीडिंग के बाद जो है वो लेके आएंगे ना कि क्यों जरूरत और महसूस उसमें हुई एक है। चीज़ और भी पढ़ी जो मैं उस वक्त मैं अब मैं आपको सच्ची बात है वो भी मैं नहीं बता सकता कि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें थी उसमें। उन्होंने जो अभी रिसेंटली मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट आई है ना, वो 2-3 वाली, हाँ इलेक्शन वाली, 3-2 वाली, हाँ, तो उसका जो है ना उनको अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अब इसका वो उसको तस्करा 45 करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा आप 47 भी पढ़ें। उन्होंने 47 तो पढ़ दिया, फिर उन्होंने कहा 45 भी पढ़ें। उन्होंने कहा वो अभी नहीं पढ़ूंगा, वो मैं अपने फेवर में पढ़ूंगा और मैं बाद में पढ़ूंगा। तो वो वैसे उन्होंने पढ़ा, लेकिन वो कह रहे हैं मैं इसको इस्तेमाल करूंगा अपने फेवर में क्योंकि ये मुझे फेवर दे रही है अटॉर्नी जनरल ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने। लेकिन वो उसमें जो कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, वो क्या बात चलें थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ हसनान साहब, आपको याद है क्या कॉन्सेप्ट था? नहीं, जो मर्जी कंसेप्ट हो, मुझे तो जब बेंच ही रिव्यू वाला लगा है तो पता है कि फैसला जब जेन में पहले हो और बेंच बाद में बने। इनकी जूरिस्प्रूडेंस तो हमें रटी रटाई है 2 साल से, हमें पता है कि किसने क्या बात करनी है, कौन सा क्या आर्गूमेंट, कौन सा रिमार्क्स और कौन सी करना है। पहले कौन दरखास्त गुजार कौन है, उसका वकील कौन है और बेंच कौन है, और फिर फैसला वही मैं कह क्या रहा हूँ, होगा। ये सीधी बात है, ट्रांसपेरेंसी मजीद इंश्योर करनी चाहिए। ये फ़ायदा नहीं कि आप लाइक माइंडेड वकील, पटिशनर और लाइक माइंडेड बेंच इस तरह के करेंगे फैसले, तो इनका कोई पायदार, इनकी हैसियत नहीं है। ये 2 महीने 3 महीने सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपका इलेक्शन का मैटर 90 दिन पे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। वजह ये थी कि आप तरीकाकार गलत इख्तियार किया। द मैनर जो आज कह रहे थे ना। और दूसरी बात ये है, पहले ये सवाल होता था कि जी जुरिस्डिक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, कटेल नहीं। आज कहते हैं बढ़ा सकते हैं लेकिन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक जगह तो टिक भी जाओ। जबकि 188 के अंदर जो लाहौर के जो थे डोगर जो आईजी थे, अगर उसमें ये केस ना गुलाम डोगर साहब, अगर उसमें ये सो मोटो ना लिया जाता तो शायद कंट्रोवर्सी ना क्रिएट तो होती। नासिर साहब ऐसी क्या जल्दी आ गई थी, बेलने चिकड़ी आई सी कि वही मैं आबद कह रहा जुबैरी हूँ। साहब ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ परवेज़ इलाही साहब नाल, परवेज़ इलाही साहब ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस जो कहा मुजाहिर था कि नकवी की बात कर रहा हूं। 3 दिन दें ICA, हाँ। 3 दिन दे सिंपल सी देते, बात। 1 हफ्ते में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता। हाँ बिल्कुल, चलें जी। बहरहाल जनाब लेकिन सुप्रीम अब ये कोर्ट बताएं, ग्रैंड हयात का केस इसमें ये था एक के जी ओपिनियन दी है जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, और वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस वक्त भी मुझे आज किसी वकील ने बताया कि CDA के एक वकील ने सवाल उठाया था
तो ये कहा दिया गया था। नहीं, उन्होंने कहा था कि ये साकिब निसार बुरी तरह भरम हुए थे नहीं, मुनीर उन्होंने कहा प्राचा साहब पे, छोड़ दें आप। उन्होंने कहा इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ थी, इसका कोई नहीं है। लेकिन अब क्या, अब रिव्यू डिसमिस हो गया है, तो ये जो सवाल उठता है बार बार, और कुछ लोग कहते हैं कि किसी टाइम पे ये बात फिर उठेगी। अब मेरा ख्याल है आज दफन हो गई है, ये क्या लग रहा है? देखते हैं तो कुछ चीज़ें वैसे ऐसे। बेंच आज थोड़ा मुझे लगा कि जल्दी में, और कोई, हालांकि अली जफर साहब बाहर नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली नासिर साहब कहा, उन्होंने कहा ये पैसे वैसे के मामलात से यार मैं दूर रहता हूँ। और फिर उसके बाद एक और भी केस लगा हुआ। हाँ, उसके बाद जो केस लगा नासिर साहब, पता है वो कौन सा था? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें। दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो केस जो है वो पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में। अच्छा, ये काफ़ी पुराना 2008 का केस है। वहाँ पे जो है लोगों से पैसे लिए गए, प्लॉट नहीं मिले, तो इफेक्टिव नैब में गए, नैब ने इनको गिरफ़्तार किया, फिर ये वो हो गए थे रिहा। कोई 18 अरब रुपए का जो है ना वो ये था। फिर स्क्रूटनी होते होते 6 अरब रह गया। 2022 में फिर ये जो सेनेटर अम्मार और सेनेटर वकार, ये दोनों भाई हैं, और ये सेनेटर गुलजार के बेटे हैं, और ये एक वक्त में तीनों सेनेटर हुआ करते थे यहाँ पे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। तो आज वो उनकी ज़मानत का केस भी लगा था, और उसमें जो है नैब के दरमियान में और इन के दरमियान में एक मुआहदा तय पाया। नैब के दरमियान नहीं, नैब, यस, नहीं, ये पाक अरब एंड जो वो कौन सा डेवलपर्स हैं, विजन डेवलपर्स, उनके दरमियान में, वो नैब के एजीज़ के अंदर, यानी नैब सुपरवाइज कर रही थी उस एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट इन दोनों के दरमियान में वो उन्होंने 2.75 बिलियन की ना इनकी प्रॉपर्टी ख़रीदी है, और वो सेटल करने में इस्तेमाल होगी। लेकिन जो बाकी डिफरेंस है, जो 6 अरब था ना, उसमें 2.7 तो ये आ गए, 50 करोड़ अभी आ गया है। 2.6 जो है वो 4 महीने में अरब रुपए देने हैं, और रिमेनिंग अमाउंट जो है विदिन 6 मंथ्स जो है ना वो देनी है। उन्होंने ओरिजिनल जो डेवलपर है ना, जो पाक अरब वाले, वो देंगे। तो वो प्रॉपर्टी की सूरत में भी दे सकते हैं, प्लॉट्स देके। सब 10 प्रॉपर्टीज़ भी अटैच हुई हैं। हाँ। अब मेरी बाद में जो है वो प्रोसिक्यूटर से बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि इनकी 10 प्रॉपर्टीज़, जिसमें इस्लामाबाद का गुलजार हाउस जो है वो भी इसमें अटैच्ड है। आपको पता है गुलजार हाउस एक ज़माने में बड़ा जो है ना मशहूर था, और आप तो सीनियर आदमी हैं, यहाँ जोड़ तोड़ यही हुआ करती थी, हुकूमत किस तरह गिरानी है और किस तरह जोड़नी है। तो यहाँ डिस्कशंस और मीटिंग सुना है कि इसके पीछे भी एक और चपकलिश है, बड़ी कोई और किस्म की कहानी है। एनीवेज, लेकिन ये है कि आज फारूक नाइक इनके वकील थे, तो वो नहीं आए। आज मुस्तफ़ा रमदे वो पेश हुए, और फिर आज आपने मुस्तफ़ा रमदे साहब को जो शेर सुनाया ना, आउट क्लास शेर था। नहीं, वो हमारे दोस्त हैं यार। फिर उसके बाद शेरी शौक आपका अच्छा नहीं, वो अपना फिर उमर अता बंदयाल साहब ने भी खलील रमदे साहब जो हैं उनके सेहत के, हाँ, वो उन्होंने बताया कि उनकी केमोथेरेपी चल रही है, और उसका एक सीजन, एक जो फर्स्ट फेज है वो मुकम्मल हो गया। एक और बात भी की थी चीफ जस्टिस साहब ने कि रमदे साहब जब आप आते हैं तो मामला हल हो जाते हैं, ये भी कहा था। नहीं, जाहिर है रमदे साहब, मुस्तफ़ा रमदे बड़ी माशाल्लाह और तरक्की तेज ही, बड़े अच्छे वकील हैं। किसी दिन काबू होंगे फिर देखा। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी ख़बरें आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन बड़ी ख़बर जो है वो यही है कि एक मरतबा फिर अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात उठ रहे हैं, और अदलिया में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े दबंग जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी जो है, बड़ा उनका जो है वो नाम गूंजता रहा। अभी भी कुछ मुकदमात के अंदर उन्होंने कहा था कि जजों के रिमार्क्स भी मत रिपोर्ट किया करो, और ये फिर इस किस्म के ऑर्डर्स भी हुए थे। फिर ऑडियो लीक में जो मेरी और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की हुई थी, उसके अंदर भी उनका नाम आ गया था। एनीवेज़, वही जो इमरान खान साहब को जब यहाँ 11 मई को लाया गया था कि उस मुकदमे का क्या फ़ैसला होगा, कहाँ जाएगा, लेकिन फिर उनके सामने वो मुकदमा नहीं लगा था। तो बहुत सारे मामलात हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो 16 सितंबर को फ़ेज़ ख़त्म होगा, उसके बाद शुरू होने वाला फ़ेज़ भी ख़ासा हंगामा ख़ेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।